This is a mock interview conducted by Forum IS Academy at New Delhi. The interview panel includes eminent academicians, retired bureaucrats, and other luminaries. The objective of program is to acquaint the candidate with the format and expectations of the personality test conducted by UPSC. Sir, may I come in? Please Thank you, sir. Good evening, sir. take your seat. Good evening. राजीव अग्रवाल जी, Yes, sir. आपकी हिंदी में इंटरव्यू होनी है। सबसे पहले तो ये बताएं कि भारत सरकार आपको भारतीय प्रशासनिक सेवा में क्यों चयन करे, ऐसी क्या विशेषता है? सर, मैंने कॉलेज के समय सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है। तो मैंने सर कुछ स्किल्स सीखी हैं उस टाइम पे जब मैं एनएसएस में था। जैसे कि लोगों के साथ कम्युनिटी डेवलपमेंट में कैसे काम करना है। यही काम मैंने सर नेहरू युवा केंद्र में, मैंने डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर था उस टाइम पर भी किया है, जिसमें जो रूरल यूथ हैं उनको लेके डेवलपमेंट कैसे किया जाए, उनको सेल्फ सस्टेनिंग कैसे बनाया जाए। उसके अलावा सर मैंने बैंक में काम किया है सर, फाइनेंस सेक्टर में। वहाँ पे सर मैंने ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग सीखी है, जिसमें हम सीखते हैं कि विदाउट अ परसेप्शन हम कैसे किसी के क्रेडिट प्रोफाइल को देखकर उनके जो ऑब्जेक्टिव रेशियोज हैं, उनका बिजनेस का करने का तरीका है, उसके बेसिस पर हम ऑब्जेक्टिव डिसीजंस लें। तो सर मुझे लगता है वो है। तीसरा सर, मैं नायब तहसीलदार में रहा हूँ, जिसमें मैंने काम किया है वो लगभग जो आईएएस ऑफिसर अपने शुरुआती दिनों में फील्ड में करते हैं। और सर मैंने उसमें काफ़ी लीडरशिप स्किल्स अपने डेवलप किए हैं और एग्जिबिट किए हैं। तो मुझे लगता है सर कि मेरी ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग पावर, लीडरशिप क्वालिटीज मुझे इस जॉब के लिए सर सूटेबल बनाती हैं। सिविल सर्विसेज में हम ऐसा जो निर्णय लेते हैं उसको क्वाजी जुडिशियल निर्णय कहा जा सकता है? सर मुझे लगता है कि सारे निर्णयों को तो क्वासी जुडिशियल नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कई बार हम जो डिसीजंस ले रहे होते हैं वो सर स्पेसिफिक डिपेंड करता है कि सर हम किस सिचुएशन में ले रहे हैं। क्या निर्णय जो लिए जाते हैं सिविल सर्विसेज में वो किसी न किसी कानून या संविधान के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, तब इन्हें क्वाजी जुडिशियल क्यों नहीं कहा जा सकता? सर जब हम किसी एक कानून के तहत कोई स्पेसिफिक काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सर जैसे हम आर्म्स एक्ट के अंदर कोई गन लाइसेंस का जो एप्लीकेशन है उसका इवैल्यूएशन कर रहे हैं, उस पर जो डिसीजन ले रहे हैं सर, वो एक क्वासी जुडिशियल डिसीजन होगा। लेकिन फॉर एग्जांपल, लेकिन सर हम फील्ड में बहुत सारे काम करते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में, तो सर वहाँ जो हम डिसीजन लेते हैं रोज़मर्रा के, वो आई थिंक सर मेरे ओपिनियन में क्वासी जुडिशियल नहीं हो। कुछ उदाहरण दे। सर एक क्वासी जुडिशियल सर, जब हम फॉर एग्जांपल सर जैसे हम कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हैंडल कर रहे हैं, या फिर सर जैसे कोई वीआईपी मूवमेंट हम हैंडल कर रहे हैं, तो उसमें हम जो सर व्यवस्था बनाते हैं कि रूट चार्ट क्या होगा, उसमें भी सर एक डिसीजन मेकिंग रहती है जो काफ़ी सारे फैक्टर्स को डिसाइड करके होता है। सर मुझे लगता है वो क्वासी जुडिशियल डिसीजन नहीं है। लेकिन सर एज अ डीएम या एज अ कलेक्टर सर जो हम डिसीजन ले रहे हैं, जैसे फॉर रेवेन्यू कोर्ट में ले रहे हैं सर, वो जुडिशियल डिसीजन हो जाएगा। कोई लाइसेंस के लिए हम डिसीजन ले रहे हैं, वो क्वासी जुडिशियल हो जाएगा। सर कोई स्कीम में हम बेनिफिशियरी सेलेक्ट करने में अपना कोई डिसीजन ले रहे हैं सर, वो भी क्वासी जुडिशियल हो जाएगा। कुछ ऐसे हो सकते हैं प्रशासनिक निर्णय, बट अधिकांश मामले या तो संविधान या किसी कानून के तहत हैं जिसमें निर्णय लिए जाते हैं। आप ये बताएं कि अभी बहुत विवाद चल रहा है भारत के गरीबों के बारे में। अभी हाल ही में किसी इकोनॉमिस्ट द्वारा लिखा गया
कि हमारे देश में रूरल एरियाज़ में रियल वेजेस पिछले 5 वर्षों में घट गए। रियल वेजेस क्या होता है? सर हम किसी बेस ईयर को कंपेयर करके, किसी बेस ईयर के कंपैरिजन में हम महंगा जो बेस ईयर है सर उसके कंपैरिजन में हम जो वेजेज हैं सर उनको कैलकुलेट करें और उसमें जो महंगाई का इफेक्ट आया है सर उसको अगर ऑफसेट कर दें तो जो वैल्यू आएगी सर वो रियल वेजेज होगी। और जैसे सर आपने कहा, श्री अशोक गुलाटी जी ने कहा है कि रूरल वेजेज कम हो गए हैं। सर ये कंसर्न है जो इकोनॉमी में सर कई और इकोनॉमिस्ट भी सर बोल रहे हैं। आपके क्या विचार हैं इसके बारे में? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो बताया गया है जैसे कैलकुलेट होता है, वो क्या उसको सही मानते हैं कि क्या इनकम कंजम्पशन मेथड से ही कैलकुलेट होना चाहिए? सर मुझे लगता है कि जो दोनों ही जो क्राइटेरिया हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। पहली चीज़ सर कि जो पॉवर्टी है वो केवल इनकम का डेप्रीवेशन हम नहीं मानते। अगर केवल उसको ब्रॉडर कंडीशंस में देखेंगे तो उनको एजुकेशन स्टैंडर्ड कैसे हैं, हेल्थ कैसा है, उनके पास जो बेसिक लिविंग असेट्स हैं सर वो कैसे हैं, अगर हम उनको देखें तो उस बेसिस पर सर जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हम कैलकुलेट कर रहे हैं 12 इंडिकेटर्स पे इंडिया में, उसमें सर इम्प्रूवमेंट आई है। लेकिन सर उसके साथ साथ हमें इनकम इंडिकेटर्स को भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि सर जो इनकम आता है वो फ्री असेट है जिसको अपने डिस्क्रिशन के बेसिस पर जो हाउस होल्ड हैं सर वो यूज कर सकते हैं। तो सर इसमें दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं कि उनके पास इनकम डिस्क्रिशन भी रहे जहाँ पर वो एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं, और साथ साथ जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में जो इंडिकेटर्स हैं उन पर सर जो गवर्नमेंट अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है उसके थ्रू भी इम्प्रूवमेंट लाया जाए सर। दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट। आपने अशोक गुलाटी जी का नाम लिया, उन्होंने क्या कहा? रियल वेजेस घट गए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, तो ये भी इश्यूज बहुत महत्वपूर्ण हैं जब आप गरीबों के बारे में बात करते हैं। तो आप सहमत हैं उनसे? सर मैं इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि उन्होंने कहा है कि एम्प्लॉयमेंट कम हो गया है, लेकिन रियल वेजेज कम हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि सर फार्मिंग सेक्टर में 0.6% एनुअलाइज्ड कम हुआ है रियल वेजेज, और नॉन फार्म सेक्टर में 1.4% सर कम हुआ है। लेकिन सर मुझे जो लगता है समस्या ज़्यादा सर अंडर एम्प्लॉयमेंट की लगती है, क्योंकि जो सर लास्ट पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे है सर उसमें जो इंडिकेटर्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट के सर वो पिछले कई सालों में सर सबसे कम आए हैं। तो सर अंडर एम्प्लॉयमेंट की समस्या है जिसमें लोगों को अपना जो काम चाहिए सर स्किल्स के हिसाब से वो नहीं मिल रहा है, या फिर सर वेजेज पूरे नहीं मिल रहे हैं। ये जितने सरकारी खर्चे पे वेलफेयर मेजर्स लिए जा रहे हैं गरीबों के लिए, और यदि ये सब मेजर्स के बावजूद उसे कुछ राशि की आवश्यकता हो भी सकती है और इनकम्स उतने नहीं हैं, तो क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है कि पॉवर्टी को जो मेजरमेंट की जा रही थी उसके अनुसार ही किया जाए, इनकम और कंजम्पशन के बेसिस पे? सर लेकिन दोनों ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि सर इनकम से डिस्क्रिशन जो स्पेंडिंग है वो कर सकते हैं, लेकिन सर जो बेसिक चीज़ें हैं लाइफ के लिए, फॉर एग्जांपल सर फूड, शेल्टर और सर जो असेट्स हैं, बेसिक असेट्स हैं, हेल्थ और एजुकेशन इम्प्रूवमेंट सर सब में इम्प्रूवमेंट आया है सारे इंडिकेटर्स में लगभग। तो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है सर, जो अल्टीमेट एम है जो डेवलपमेंट में सर, उसको गवर्नमेंट काफ़ी हद तक मतलब कम करने में जो डेप्रीवेशन है सर उसको कामयाब रही है। लेकिन साथ में सर ज़रूरी है कि इनकम और वेजेज में भी सर रियल टर्म्स में डेवलपमेंट देखने को मिले। ये भी कहा गया है कि लगभग 16 करोड़ जनसंख्या एक्सट्रीम पॉवर्टी में, एक्सट्रीम पॉवर्टी की मेजरमेंट किसी अजम्पशंस पे की गई है। तो एक्सट्रीम पॉवर्टी में जो लोग हैं उनको क्या ये सरकार की योजनाओं की सुविधा नहीं मिल रही? उन्हें क्यों एक्सट्रीम पॉवर्टी कहा जा रहा है? हाँ सर, जो एक्सट्रीम पॉवर्टी की कंपैरिजन हम कर रहे हैं सर वो वर्ल्ड बैंक के जो मेजर्स हैं सर उसके हिसाब से करते हैं, जिसमें $2.15 अगर इनकम नहीं है तो पर डे पर पर्सन सर, तो उसको सर एब्सोल्यूट पॉवर्टी मान लिया जाता है सर। लेकिन
उस स्कीम जो हम कर रहे हैं सर वो मेजरमेंट अलग है, जो केवल इनकम पर बेस्ड है। जो गवर्नमेंट सर जो दे रही है बेसिक चीज़ें सर, जैसे जो एब्जेक्ट पॉवर्टी में लोग रह रहे हैं उनको सर गवर्नमेंट फ्री राशन दे रही है सर, एजुकेशन फैसिलिटीज़ भी फ्री हैं। हेल्थ में सर पीएम जन आरोग्य योजना है जिसमें 5 लाख तक सर फ्री सर हेल्थ कवर मिलता है। और सर हम इनका इंडिकेटर्स देख रहे हैं कि ओवर द टाइम इंडिया की सर जो एक्सपेंडिचर है जो हेल्थ में सर, अगर वो इनकम अर्न भी करते हैं तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा था, वो कम हुआ है। सर पहले 62-65% के आसपास था, अभी 45% के आसपास आ गया है सर। और सर कई बार हम देखते हैं कि जो इंडिया का सर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है, जिसको सर हम एक अच्छा इंडिकेटर मान सकते हैं एक सोसाइटी के लिए सर, वो भी काफ़ी हद तक 69-70 ईयर्स तक पहुंच गया है। तो सर मुझे लगता है कि एब्जेक्ट पॉवर्टी में लोग हैं उनको हमें उस एब्जेक्ट पॉवर्टी से बाहर लाने की ज़रूरत है, लेकिन सरकार इसके लिए कोशिश कर रही है सर। उनके लिए एब्जेक्ट पॉवर्टी एक मॉनेटरी टर्म्स में है, लेकिन जो सर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है उस हिसाब से वो पॉवर्टी में नहीं है सर। पॉवर्टी में वो नहीं है सर, जिन एब्जेक्ट पॉवर्टी की सर हम बात कर रहे हैं जो डॉलर, इससे लिंक्ड है इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी, वेल्थ इनइक्वालिटी हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा, खास करके डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में इनइक्वालिटीज़ ज़्यादा है। कुछ लोगों ने आर्ग्यू किया है ऐसा क्या है डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में कि इनइक्वालिटीज़ बढ़ जाता है। सर एक रीजन जो मैं समझ पा रहा हूँ, ज़्यादातर सर जो फुली डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं सर, उनमें फ्री मार्केट सिस्टम है, जिसकी वजह से सर मार्केट अपने एक जो डिमांड और सप्लाई के उस पर सप्लाई रेशियो पे काम करता है। और सर उसमें उन्हीं लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जिनके पास पहले से स्किल्स होती हैं सर। और स्किल्स के लिए ज़रूरी है सर आपके जो लोग हैं उनके पास सर पहले से एक बैकग्राउंड हो जिसमें वो स्किल अचीव कर पाएँ। लेकिन कई बार सर जो डेमोक्रेसी में मार्केट इकोनॉमी है, लोग कई रीजन्स की वजह से वो स्किल्स डेवलप नहीं कर पाते हैं, और सर उसके बाद जो इनकम और वेल्थ है सर वो स्क्यूड होता चला जाता है, और ओवर दी जनरेशन सर वो एम्पलीफाई होता जाता है सर। ये कारण एक दिखता है। तो क्या आप समझते नहीं हैं कि वेल्थ टैक्स इस तरह से लगाना चाहिए कि जो वेल्दी लोग हैं उनका पैसा लेकर के गरीबों के वेलफेयर के लिए काम किया जाए। सर वेल्थ, कुछ लोगों ने कहा है कि इवन एक 5% ऐसे वेल्दी लोगों से वेल्थ टैक्स बढ़ा के पैसा लिया जाए तो आपकी हेल्थ और एजुकेशन की एक्सपेंडिचर के लिए काफ़ी राशि मिल जाएगी। कुछ फिगर्स दिए हैं लोग, क्यों नहीं ऐसा किया जा रहा? सर इसके पक्ष में और विपक्ष में सर दोनों पक्ष हैं, लेकिन सर मेरा जो मानना है कि सर वेल्थ टैक्स पहले भी इंडिया में रहा है, और मेरे सर जो लिमिटेड ओपिनियन है सर नॉलेज में, सर इसको नहीं आना चाहिए। उसका रीज़न ये है सर, जब हम एक ओपन मार्केट इकोनॉमी में काम करते हैं और वेल्थ टैक्स इम्पोज करने से सर कैपिटल फ्लाइट होने का डर रहता है। उसमें जो हमारे सर वेल्दी इंडिविजुअल्स हैं सर, वो अपना बिजनेस यहाँ पे रख के उनका जो टैक्स रेजिडेंसी है सर उसको रिलोकेट कर सकते हैं। तो अगर हम सर वेल्थ टैक्स लगाते हैं तो शॉर्ट टर्म में हमको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन ओवर द टाइम जो टैक्स कलेक्शंस होते हैं सर वो सर कम हो सकते हैं। तो इसका जो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है कि हम सोशल सेक्टर में पैसे खर्च करें सर, वो डिफीट हो जाएगा। तो मुझे लगता है सर इसके लिए ज़रूरी है कि हम दूसरा अप्रोच ट्राई करें जिसमें लोगों के स्किल्स बढ़ाने पे ध्यान दिया जाए। सर अप्रेंटिस टाइप की जो सर स्कीम्स हैं उनको सर बेटर अलाइन किया जा सकता है इंडस्ट्री के साथ में। ठीक है, धन्यवाद। Rajiv, can you tell me something about the economic activity in Agra? सर प्राइमरी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जिसमें ज़्यादातर लोग इन्वॉल्व हैं सर वो एग्रीकल्चर है, जिसमें सर मेनली आलू और गेहूं होता है। उसके अलावा और भी फसलें होती हैं। उसके अलावा सर जो दूसरी इंडस्ट्री है वो सर लेदर एंड फुटवियर इंडस्ट्री, जो डोमेस्टिकली काफ़ी सर प्रोडक्शन में हिस्सेदारी करती है। तीसरा है सर मार्बल जो हैंडीक्राफ्ट है सर, वो एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है। और सर जो
एक और इंडस्ट्री है सर टूरिज्म इंडस्ट्री और एंड हॉस्पिटलिटी सेक्टर जो एसोसिएटेड है सर, ये 4 मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं। ठीक है। आगरा के बारे में जब भी बात होती है या आगरा जब भी कोई घूमने जाता है तो एक प्रॉब्लम फेस करते हैं वहाँ पे रहने वाले लोग भी, वो है पर्यावरण में प्रदूषण की। तो उसके बारे में आप मुझे कुछ बता सकते हैं? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं जब भी AQI इंडेक्स देखते हैं हमेशा आगरा उसमें काफ़ी ऊपर होता है, रेड जोन में ही होता है। तो इसके बारे में अगर कुछ बता सकें। सर आगरा जो है सर, ये जो पूरा दिल्ली NCR या सर जो वेस्टर्न यूपी वाला रीजन है, इसके ज्योग्राफिकल कंडीशंस इस टाइप के हैं कि सर ये एरिया जो ओशन है या सी है उससे काफ़ी दूर है। तो सर सर्दियों में यहाँ टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाता है सर्दियों के टाइम पे, तो उसकी वजह से पॉल्यूटेंट इकट्ठे हो जाते हैं। दूसरा सर आगरा में जो यमुना रिवर में पॉल्यूशन है उसका एक रीजन ये है कि यमुना के दिल्ली से एंटर करने के बाद रिवर पॉल्यूटेड हो जाती है। दूसरा सर अराउंड 60 जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट नाले हैं सर वो यमुना में आगरा में भी गिरते हैं, तो उससे पॉल्यूशन होता है। इसके लिए सर ताज ट्रेपेजियम जोन बना के कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिसमें पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को सर रिमूव किया गया है। फॉर एग्जांपल ब्रिक क्लीन वाले जो इंडस्ट्रीज हैं, दूसरा जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं उनमें भी जो सर बेटर एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो टेक्नोलॉजीज हैं, फॉर एग्जांपल जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें सर जो चिमनियाँ हैं उनमें जिगजैग टेक्नोलॉजी वाले सर एब्जॉर्बर्स लगाए हुए हैं पॉल्यूटेंट्स के। लेकिन सर ओवर द टाइम जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं वो बड़ी हैं और जो जोग्राफिकल रीजन है सर इंक्लूडिंग व्हीकुलर जो एमिशंस हैं सर वो इसमें सर। अच्छा, आप मुझे बता रहे थे नॉर्थ इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में, स्पेशली दिल्ली और NCR के आसपास। तो दिल्ली में जो हर साल ये स्मॉग की प्रॉब्लम होती है उसके लिए क्या कारण है? मेजर इफ आई आस्क यू टू लिस्ट 4 रीजंस। सर पहला तो सबसे मेन ज्योग्राफिकल कारण है कि ज्योग्राफी लैंडलॉक्ड है दिल्ली। दूसरा सर इसके आसपास में छोटी रिजेज हैं जो भी पॉल्यूटेंट्स को ब्लॉक कर तो देती हैं। लैंडलॉक्ड होने से क्या नुकसान होता है? और सर लैंडलॉक होने से जो मूवमेंट है सी ब्रिज का या लैंड ब्रिज का सर, जिसकी वजह से पॉल्यूटेंट एक दूर एरिया से हट के दूसरे पे चले जाते हैं, वो सर दिल्ली में नहीं हो पाता है। फॉर एग्जांपल सर सेम इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के साथ मुंबई में हो जाता है। दूसरा चीज़ सर जो दिल्ली है सर वो जो ग्रीन रेवोल्यूशन वाले जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया हैं वेस्टर्न यूपी, पंजाब एंड हरियाणा, जहाँ पर सर सबसे ज़्यादा स्टबल बर्निंग होता है, उसका जो इफेक्ट है सर वो यहाँ दिखाई देता है। सर तीसरा पॉपुलेशन डेंसिटी दिल्ली की बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से सर जो ह्यूमन लेवल पे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं या जो सर पॉल्यूशन है, उसके अलावा सर व्हीकुलर एमिशंस, सर हम इनको मेन कारण मान सकते हैं। तो मेन कारण मानेंगे आप, ठीक है। आप ऑलरेडी सर्विस में हैं, गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। सर मैं आप नैब तहसीलदार हैं। सर मैं नवंबर महीने तक इस जॉब में था। लास्ट ईयर रिजल्ट के बेसिस पर सर मैंने IRS इनकम टैक्स ज्वाइन कर लिया है। मैं अभी सर लीव पर हूँ। अच्छा, आप IRS इनकम टैक्स में हैं, ठीक है, ओके। ये नेशनल सर्विस स्कीम के बारे में कुछ बताइए मुझे। सर नेशनल सर्विस स्कीम एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जिसमें स्कूल में पढ़ने वाले और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका उद्देश्य सर जो कॉलेज या स्कूल कैंपस है उसको आसपास के नेबरहुड से कनेक्ट करना है, जिसमें बच्चे जो या स्टूडेंट्स हैं कॉलेज या स्कूल में वो आसपास की जो समस्याएं हैं उनसे रूबरू हो सकें, समझ सकें और एक सर कम्युनिटी लेड उनके सॉल्यूशंस डिवाइस कर सकें। इससे सर बच्चों में जो कम्युनिटी अंडरस्टैंडिंग है वो आती है। उसके अलावा उनमें लीडरशिप स्किल्स आती हैं जब वो लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। तीसरा सर जब वो काम कर रहे होते हैं तो जो डिग्निटी ऑफ लेबर है या फिर जो अनप्रिविलेज सेक्शन है उनकी जो समस्याएं हैं उनके बारे में भी समझने का मौका मिलता है। ठीक है, आपने बताया आप पहले नैब तहसीलदार थे, अब आप IRS IT में आपका चयन हो ही चुका है, तो आप फिर से अटेम्प्ट क्यों दे रहे हैं? आप जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये आपका 5th अटेम्प्ट है, ठीक है। तो आर यू नॉट हैप्पी विद द सर्विसेज? इज इट नॉट अ गुड सर्विस IRS IT? सर इट इज़ अ वेरी गुड सर्विस बट आई हैव एम्ड फॉर लाइक सर मैंने सर शुरुआत से ही IAS के लिए एम किया है, तो सर मेरा ऑप्शन है कि मतलब सर कोशिश है कि मेरे को वही मिल जाए। बट आर दी अदर सर्विस, दूसरी सर्विसेज आपको अट्रैक्ट नहीं कर पा रही हैं इसमें?
ऐसा नहीं है सर, जब हम रिलेटिवली मैं सर देखता हूँ इन सर्विसेज को, तो सर उसमें जो जॉब अपॉर्चुनिटी और करियर एडवांसमेंट है सर वो सिविल सर्विसेज में ज़्यादा मिलता है सर। बाकी सर सारी सर्विसेज मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है। जॉब एडवांसमेंट आपको लगता है सिविल आईएएस में ज़्यादा मिलता है? ठीक है। आपने लिखा है यहाँ पे आप जर्नल में लिखते हैं, जर्नल मेंटेन करते हैं आप? यस। तो ये आप कितने टाइम से कर रहे हैं? सर मैं ये कॉलेज के टाइम से कर रहा हूँ। कॉलेज के टाइम से। तो इसने आपको अपने निजी जीवन में कैसे मदद की है? सर एक तो ये मदद करता है कि जैसे हम रोज़मर्रा में जो चीज़ें देखते हैं उनको हम राइट डाउन कर सकते हैं, तो एक मेमोरी बन जाता है। दूसरा सर ये आता है कि कई बार हम डिसीजन नहीं ले पा रहे होते हैं, हमारे पास कन्फ्लिक्टिंग चॉइसेज होती हैं, सर हम उनको लिस्ट डाउन करते हैं, राइट डाउन करते हैं, तो हमको बेटर एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है और सर हम एक बेटर डिसीजन पर पहुंच पाते हैं। तीसरा सर होता है कभी कभी हमारे डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, किसी ओपिनियन पर लेकर हो सकते हैं या किसी और रीजन से हो सकते हैं, लेकिन जब हम उनके पर्सपेक्टिव से उस पर लिखते हैं या अपने उसको ढंग से लिखते हैं तो हम जो एक इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट्स हैं सर उनको भी सॉल्व कर पाते हैं, लोगों को बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं सर और बेटर डिसीजन ले पाते हैं। ठीक है, ओके राजीव। हेलो राजीव जी सर। ऑप्शनल ज्योग्राफी है आपका, थोड़ा मुझे बताइए कि इंडिया की जो ज्योग्राफी है वो इंडिया के कल्चर को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है? सर इंडिया की जो ज्योग्राफी है उसका इफ़ेक्ट इंडिया के सर हम फूडिंग हैबिट्स पे देखते हैं। फॉर एग्जांपल कोस्टल कम्युनिटीज़ में मेनली सर सी फूड रहता है, मछली खाने वाले लोग रहते हैं। साउथ में सर ट्रॉपिकल टेम्परेचर पूरी तरह है तो वहाँ सर राइस कल्चर है, और नॉर्थ में सर हम सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर है तो व्हीट सर मेजर रीजन है। दूसरा सर हम कल्चर पर देखें सर, दूसरा फूडिंग हैबिट्स में सर, फूडिंग हैबिट्स के अलावा क्लोथिंग हैबिट्स में हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल सर जब हम वेस्टर्न एरियाज में देखते हैं, नॉर्थ वेस्ट में देखते हैं तो सर जो हाई टेम्परेचर अरिड रीजन्स हैं उनमें लोग हेड गियर, पर्दा वगैरह सिस्टम ज़्यादा सर देखने को मिलता है। हम हिमालय वगैरह में देखते हैं तो सर लोग वहाँ पर जो ऊनी सर जो स्किन वाली चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ पर सर जो जोग्राफिकल रीजन है उसकी वजह से एनिमल प्रोडक्ट्स ज़्यादा क्लोथिंग हो गई, इसके अलावा वो रहते हैं सर। उसके अलावा सर जोग्राफिकल रीजन का जो लोगों का लिविंग स्टाइल है, जैसे घर बनाते हैं सर जिस तरीके के उसमें रहता है सर। फॉर एग्जांपल असम में सर स्टिल्ट घर ये रहते तो हो गया डाइवर्सिटी। जी सर। अब कॉमनैलिटी क्या लेके आता है ज्योग्राफी? जी सर। और सर कम्युनिटी में हम देखें सर, हम फेस्टिवल जो सेलिब्रेट करते हैं वो लगभग दूसरे नामों से जाने जाते हैं, लेकिन उनका रिदम सर सेम होता है। दूसरा सर जो एग्रीकल्चर सीजन है वो पूरे कंट्री में अलाइन करता है सर मॉनसून के साथ में। यही सर मैं सोच पा रहा हूँ। ओके, मुझे बताइए अगर वेस्टर्न घाट को हटा दिया जाए, वहाँ पर प्लेन बना दें, तो ज्योग्राफी कैसी हो जाएगी? सीजन्स कैसे बन जाएंगे? सर अगर हम वेस्टर्न घाट्स को हटा देते हैं तो सर जो वेस्टर्न कोस्ट के वेस्टर्न पार्ट पे जो रेनफॉल होता है काफ़ी हाई, सर वो पूरा जो डाइवर्सिटी है या जो इकोसिस्टम है सर वो ख़त्म हो जाएगा। और फिर सर जो रेन क्रॉस जो सर अरेबियन सी ब्रांच जो मानसून की है वो पूरा क्रॉस करेगी सर पेनिनसुला को, और हो सकता है सर जो ईस्टर्न घाट्स हैं सर वो उसको ब्लॉक करें। तो सर जो अभी अरिड एरिया है जो सेंट्रल हाईलैंड्स वाला और नीचे वाला वो सर उतना अरिड नहीं रहेगा सर, उसमें कंपैरेटिवली ज़्यादा एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ रहेंगी और सर थोड़ा बेटर क्लाइमेट रहेगा सर। और इसके अलावा उसके अलावा सर हम देख सकते हैं सर कि वाटर का जो इश्यूज हैं सर वो नहीं रहेंगे, ड्रिंकिंग वाटर भी ऑल ईयर अराउंड सर स्टोर करने लायक हो सकता है। ठीक, उत्तर प्रदेश से आप हैं, मुझे बताइए कि हम इतने सारे इन्वेस्टर समिट और ये सब करते हैं, बट फिर भी इन्वेस्टमेंट उतना नहीं आ पाता है कंपेयर टू सिटीज़ लाइक हैदराबाद और सदर्न स्टेट्स। बेसिकली क्या कमी रह जा रही है उत्तर प्रदेश के पास कि हम नहीं इतना इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर पाते हैं डिस्पाइट
such a boost to infrastructure? सर मुझे लगता है कि जो हम प्रपोजिशन अभी ले रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं आ रहा है, लेकिन सर मुझे लगता है कि ये कंटिन्यूड प्रोसेस है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है सर वो रिसेंट में हुआ है। दूसरा सर पहले सर लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और सर कई गवर्नेंस इश्यूज रहे हैं सर। फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी जो रेगुलेशंस हैं सर, जो बिजनेस फैसिलिटेशन स्कीम्स हैं सर, ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज की वजह से सर मैनिफेस्ट नहीं हो पाई ज़मीन पे। लेकिन सर जब अभी गवर्नमेंट ने सर कई सारे स्टेप्स लिए हैं। फॉर एग्जांपल सर जो हमारा निवेश सारथी पोर्टल है उस पर 37 डिपार्टमेंट्स के अराउंड सर 450 जो परमिशंस हैं सर वो एक ही सिंगल विंडो सिस्टम से मिल जाते हैं। दूसरा सर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सर उसके लिए जो अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर है सर, फॉर एग्जांपल जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ में इंडस्ट्रियल टाउन्स बनाए जा रहे हैं सर, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर सर डेवलप किया जा रहा है अभी। तो उसमें सर जो प्लॉट्स हैं या फिर जो भी स्कीम जो भी डेवलपर्स हैं सर उनको अभी लैंड सर एक्विजिशन और सर ठीक, ये फेज में मास्टर्स किया आपने कंप्यूटर साइंस से। मुझे बताइए कि कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स का क्या रोल रहता है? सर जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो मेनली मेमोरी का काम करते हैं। जो भी हम अपनी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं सर, ट्रांजिस्टर्स जो सबसे तेज टाइप की सर जो मेमोरी होती है, जो सबसे फास्टेस्ट टाइप की मेमोरीज में से एक है सर, जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन सीपीयू करता है, उन मेमोरीज को सर स्टोर करने के लिए, वैल्यूज को स्टोर करने के लिए करते हैं। ठीक। और मूर्स लॉ करके एक है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? सर मूर्स लॉ के अनुसार जो एग्जिस्टिंग कंप्यूटिंग कैपेसिटी है या जो साइज है सर चिप का, वो सर मैं एग्जैक्ट समय नहीं याद कर पा रहा हूँ, लेकिन कुछ समय के बाद सर डबल हो जाता है। उतने कम, उसके आधे साइज में सर डबल कैपेसिटी स्टोर की जा सकती है। इसकी कोई लिमिटेशन आई है? सर अभी तक ऐसी कोई लिमिटेशन सर मेरे संज्ञान में नहीं है। आप कितना छोटा कर सकते हैं उसको? सर अभी तक जो चल रहा है सर उसमें अराउंड 4 to 7 नैनोमीटर्स तक के चिप्स आ गए हैं सर, और उस पर सर कंटिन्यूसली काम चालू है अभी और सर छोटा करने के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू राजीव। हेलो राजीव, आप बैंक में नौकरी की है आपने। आरबीआई एक डिक्लेयर करता है सिस्टेमिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स। आप बता सकते हैं क्या है ये चीज़ और किस बेसिस पे ये डिक्लेयर किए जाते हैं? सर मुझे क्वांटिटेटिव सर क्राइटेरिया तो नहीं मालूम है, लेकिन सर जो क्वालिटेटिव क्राइटेरिया है उसमें ये क्राइटेरिया है कि उस जो पर्टिकुलर बैंक है सर उसका इकोनॉमी पर कितना इफेक्ट है, उसका जो असेट साइज है, और उसके दूसरे सर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उसके साथ कैसे इंटरलिंकेज हैं, कि जिसकी वजह से अगर ये बैंक फेल होता है तो जिससे पूरा इकोनॉमिक सिस्टम सर इफेक्ट होगा, तो उसको सर सिस्टम में के लिए। अभी कितने बैंक ऐसे हैं जिनको क्लासीफाई किया गया है SIB? सर प्रेजेंट में 3 बैंक हैं सर, HDFC बैंक, ICICI बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक स्टेट बैंक है पब्लिक सेक्टर और 2 है प्राइवेट सेक्टर। सरकार बहुत प्राइवेटाइजेशन डिसइन्वेस्टमेंट पे पॉलिसी एक इनकी आई है। आप बता सकते हैं वो पॉलिसी क्या है डिसइन्वेस्टमेंट की? सर बैंक प्राइवेटाइजेशन की इन जनरल और बैंकों के लिए क्या कहती है पॉलिसी? सर जो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी है वो मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस के परिप्रेक्ष्य में आई हुई है। इसमें सर जो गवर्नमेंट है जो अपना स्टेक होता है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में या बैंक्स में, उसको परमानेंटली मार्केट में सर सेल कर देती है और अपना जो मेजोरिटी है सर उसको माइनॉरिटी में ले आती है। इसको सर डाइवेस्टमेंट कह सकते हैं। इसमें सर प्रेजेंट में कई बैंकों को सर मर्ज कर दिया गया है, पहले भी और अभी भी चल रहा है। इसमें सर बैंक जो नरसिम्हन कमेटी है उसने जो उसका असेसमेंट था उसमें उन्होंने बोला था कि इंडिया को 4 या 5 मेजर बैंक्स की ज़रूरत है, तो सर उस एम की तरफ गवर्नमेंट सर चल रही है। सरकार ने कुछ सेक्टर्स ईयरमार्क किए थे जहां से तो कंप्लीट एग्जिट हो जाएगा पॉलिसी के अंडर, कुछ में उनका रहेगा। वो बता सकते हैं कौन से सेक्टर्स थे जहां पे सरकार ने कहा था कि सरकार का रहना ज़रूरी है? क्या बैंकिंग आता है उसमें? जी सर बैंकिंग है उसमें, सर स्पेस एंड एटॉमिक सेक्टर है सर, रेलवे भी है सर। अच्छा, तो आपको लगता है बैंकिंग में पूरी तरह एग्जिट नहीं होना चाहिए? जी सर।
सरकार को रहना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं सरकार के रहने पे बैंकिंग सेक्टर में? सर, इंडिया में बैंकिंग सेक्टर केवल इकोनॉमिक एक्टिविटी के रूप में काम नहीं करता है, इसके सर सोशल और अदर सर जो गवर्नेंस रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं सर वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल सर, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो लोगों को इनइक्वलिटी कम करने के लिए या उनको सशक्त बनाने के लिए हैं, उसमें सर गवर्नमेंट रोल, बैंक्स का सर बहुत ज़्यादा रोल है। और एक ओपन इकोनॉमी सर जिसमें हम प्राइवेट बैंक्स को सर एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं फ्रीली काम करने का, हम उसमें उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो सर जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसके लिए सर पब्लिक सेक्टर बैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा अच्छा, मुझे एक बताएंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से क्या अभिप्राय है आपका? मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? सर, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शंस के अनाउंसमेंट के समय से स्टार्ट होने वाला वो सेट ऑफ रूल्स है जो सारे पार्टीज को एडहर करना पड़ता है, और उसका सर जो अगर वायलेशन है तो वो एडवर्स एक्शन की तरफ ले जा सकते हैं। क्या और सर क्या एडवर्स एक्शन ले सकता है, कौन एक्शन ले सकता है और क्या एक्शन लिया जा सकता है? सर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा इन्फोर्स किया जाता है। इसमें सर कई सारे तरह के एक्शन, फॉर एग्जांपल जो कैंडिडेट्स हैं सर उनको चुनाव प्रचार से सर रोका जा सकता है कुछ समय के लिए। दूसरा सर कई सारे एक्शंस हैं जो अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, जो प्रत्याशी है, जो हेट स्पीच में इंडल्ज करता है, क्या उसको चुनाव कमीशन उसका कैंडिडेचर रद्द कर सकता है? सर हेट स्पीच सर देना जो सर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट है सर उसके अनुसार एक सर उसके अनुसार आप लेजिस्लेटर नहीं रह सकते हैं, लेकिन सर ये जब तक प्रूव नहीं हो पाता है तब तक सर इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया कैंडिडेचर कैंसिल नहीं कर सकता है। अच्छा, इसमें बात होती है कि स्टैट्यूटरी बैकिंग इसकी होनी चाहिए, कि इसको कानून का रूप दे देना चाहिए, आपका क्या पक्ष है? सर मुझे लगता है कि कानून में पहले से ही कई सारे प्रोविजंस हैं जिसके अनुसार इसको स्टैट्यूटरीली सर इन्फोर्स किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल सर हम 153A सेक्शन IPC की बात करते हैं तो उसमें हेट स्पीच को सर इन्फोर्स कर सकते हैं। और लेकिन सर अगर हम इसको स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं देते हैं तो इसकी वजह से सर जो डिसीजन टेकिंग जो टाइम है सर वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। और अगर हम इसको सर स्टैट्यूटरी बैकिंग देते हैं तो जो टाइम लगेगा कोर्ट्स में सर उसकी वजह से ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इनफ्रक्चुअस भी सर हो सकता है। ओके, थैंक यू राजीव, मेरी तरफ से इतना ही था।